चलिए, तो हमारा काइनेमेटिक्स जो है उसको रिवाइज करेंगे अभी हम लोग नीट में जो हम लोग ने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मॉड्यूल खोल लो। चलो, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में अपने को पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप लोग जानते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या चीज़ है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल तक की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है ना। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना। एक कोई इंसेक्ट है जो ऐसे चल करके जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। जब तक आपको पाथ नहीं पता होगा आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट तो आप कभी भी बता सकते हैं, जब तक पाथ नहीं पता है तब तक डिस्टेंस नहीं बता सकते। उसने जो एक्चुअली ट्रैवल किया है उस इंसेक्ट ने, वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। और ए से बी तक की एक फाइनल एक स्ट्रेट लाइन बना दो तो इसकी जो लेंथ बनेगी ना वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी हो गया। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी काइनेमेटिक्स में या पूरे मैकेनिक्स में काम आता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो क्या करता है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है। कहाँ से बताता है, ओरिजिन से बताता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल शुरुआत में इधर पे था, इधर पे शुरुआत में था पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर आर ए बार बोल देता हूँ मैं, ए पॉइंट है ये, ठीक है ना। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, नेक्स्ट पोजीशन उसकी ये होगी, कौन से पॉइंट पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बी बार। तो कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया, तो ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नोटेशन हम लोग बोल देते हैं डेल्टा आर बार। क्या बोल देते हैं, डेल्टा आर बार। और ये एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके। तो ये क्या कहता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल रिजल्टेंट उल्टा, यही होता है ट्राइंगल लॉ। एक का हेड यानी क्या, आर ए बार, प्लस दूसरे का, एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरा टेल क्या है, डेल्टा आर बार, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका आर बी बार। तो डेल्टा आर बार क्या मिलेगा, वो मिलेगा आर बी बार माइनस आर ए बार, ऐसे आता है वो, समझे, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो चीज़ है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम लोग जो हमेशा लिखते आते हैं ना, आर बार माइनस आर बी बार माइनस आर ए बार, या फिर आर टू बार माइनस आर वन बार, वो इस तरीके से आया है, ट्राइंगल लॉ यूज़ करके आता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ आर ए बार क्या है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस क्या होगा, z1 के कैप। बात समझ आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आर बी बार लिखना चाहता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ, मतलब ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2, y2, z2, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा, x2 आई कैप प्लस क्या होगा, y2 जे कैप प्लस क्या होगा, z2 के कैप। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो डेल्टा आर बार आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या होगा, आर बी बार माइनस आर ए बार। तो आर बी बार क्या है, बोलो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, आई कैप को कॉमन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा जे कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है ना, क्लियर हो गया, नज़र आ रहा है, दिख रहा है, अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग ने जो है
इसको देख लिया, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बस यही है, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ आई, ठीक है। चलो ये भी अपने को समझता है। इसके बाद जो है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है बताओ। एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज बार लगा दिया तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। वी एवरेज लिख दिया तो क्या है, एवरेज स्पीड है। समझ आ गया, मतलब ये क्या चीज़ है, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल टाइम। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ वी एवरेज, तो ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है। क्यों, क्योंकि वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ है। बात समझ आ रही। तो ये क्या चीज़ है, ये आपका एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, और कुछ चीज़ें देखनी है हमने को भी। आगे क्या है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, कोई बताएगा मुझे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म मोशन अगर होता है तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब बराबर होता है। समझ आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस समझता है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस भी बता देता हूँ मैं भी। इसको देखते हैं। तो अब जो है हम लोग वेलोसिटी के बारे में देखेंगे और इंस्टेंटेनियस भी बता देता हूँ। बेटा याद रखो हमेशा, एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी क्या, क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है। रेट ऑफ चेंज का मतलब बदलने की रफ्तार, डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है, वो वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। और अगर डिस्टेंस होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड होता है। बात समझ आई, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो तुम पढ़ते हो सर्कुलर मोशन में, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, सेंट्रीपिटल का काम होता है डायरेक्शन मोड़ना। टेंजेंशियल का काम क्या होता है, स्पीड को कम ज़्यादा करना। बताया था ना सर्कुलर मोशन में, ऐसा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आगे भी होता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क, कोई मतलब नहीं, काम नहीं है उसका, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी दो टाइप का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। स्पीड भी दो टाइप की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में है, वो बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो अब एवरेज स्पीड को लिखेंगे कैसे, कोई तो तरीका होगा लिखने का। तो वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। बात समझ आ रही। डेल्टा आर बार क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो वही है डेल्टा आर बार बाय डेल्टा टी। और अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ वी इंस्टेंटेनियस, तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा डी आर बार बाई डी टी। ये फ़र्क है दोनों में, ये है एवरेज के लिए, ये क्या है इंस्टेंटेनियस के लिए। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क क्या है, इंटरवल थोड़ा बड़ा लोगे तो एवरेज बन जाएगा, बहुत छोटा इंटरवल तो इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ वी एवरेज, तो ये क्या होगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी।
डिस्टेंस, और v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये क्या है एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा dr/dt। समझे? ठीक है ना। चलो अभी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अगर एवरेज की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन एवरेज क्या होगा, डेल्टा v बार बाय डेल्टा t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब r2 माइनस r1 डिवाइड बाय डेल्टा t। समझ आ गया? इसका मतलब क्या है, v2 बार माइनस v1 बार डिवाइड बाय t2 माइनस t1 डेल्टा t, मतलब वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बार बाय dt। समझे? ठीक है ना, इस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलो ये क्लियर है, यहाँ तक अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है एक्सेलरेशन में आपको समझा चुका हूँ, dv/dt इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, और उसको अगर कंपोनेंट्स में तोड़ दिए तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन के और भी अलग अलग पार्ट्स है जिसको लिख सकते हैं हम लोग, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो एक्सेलरेशन है आपका, तो एक्सेलरेशन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको लिख सकते हैं dv/dt ऐसे लिख सकते हैं, या फिर dv/dx, या फिर क्या लिख सकते हो d2x/dt²। ठीक है ना, सभी याद रखने हैं, कहीं ना कहीं सबके सब एक्सप्रेशन काम आएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सेलरेशन को dv/dt लिखता हूँ मैं, तो उसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर दो, 2d 3d जैसे भी होगा एक्सेलरेशन। तो v बार हम लोग जानते हैं, v बार होगा vx i कैप प्लस क्या होगा vy j कैप प्लस क्या होगा vz k कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, वो होता है dv/dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यही होता है। तो d/dt ऑफ v बार की जगह उसका वैल्यू पुट कर दो, क्या है वो vx i कैप प्लस क्या होगा vy j कैप प्लस क्या होगा vz k कैप। ठीक है ना, तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ये हो जाएगा v, ये सब अलग अलग हो जाएगा, मतलब dvx/dt i कैप प्लस क्या होगा dvy/dt j कैप प्लस क्या होगा dvz/dt k कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax i कैप प्लस ये क्या हो जाएगा ay j कैप प्लस क्या हो जाएगा az k कैप। ये अपने पास क्या है, a इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये भी अपने को मिल गया। इसके बाद जो है वन डायमेंशनल मोशन के लिए तो हम लोग ने लिख दिया पहले ही कि a = dv/dt या फिर v dv/dx। ग्राफिकल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं मोशन का, तो अपने को क्या क्या समझ आता है कि अगर हम लोग कौन सा ग्राफ प्लॉट करें, AT ग्राफ प्लॉट करें तो उसका एरिया क्या देगा, उसका स्लोप क्या देगा, VT ग्राफ का एरिया और स्लोप क्या देगा। ठीक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आइए, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना, y/x करना, और एरिया निकालने के लिए क्या करना, y/x करना। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो स्लोप के लिए जनरल फार्मूला है y/x करना। y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, दोनों को डिवाइड करके जो नई क्वांटिटी मिलेगी, स्लोप आपको वो देगा, उस ग्राफ का स्लोप आपको वो देगा। एरिया के लिए क्या करना, एरिया के लिए y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आपको मिलेगा उसका एरिया वो देगा। ठीक, क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आ जाता है तो हम लोगों को xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा वो बताओ। हमेशा यहाँ पर होगा टाइम, यहाँ पर होगा आपका, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादातर जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम, वहाँ डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या होगा, स्लोप क्या देगा, स्लोप होगा ये क्या होगा y/x एक्सिस पे, y पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो कुछ रटना नहीं है, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका स्लोप ये देगा, इसका एरिया ये देगा। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे समझना है तो यहाँ एक एरिया बना लो। अब एरिया निकालो, एरिया क्या होगा, y/x करना है। y एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे कौन है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो कुछ भी नहीं होता है। स्पीड इज टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम तो कोई क्वांटिटी बनती ही नहीं है, इस वजह से इसका एरिया हमको कुछ भी नहीं देगा। समझ आया, ऐसा है। अब बताओ VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, बोलो। ये है V, ये है T, बताओ क्या होगा, स्लोप बताओ।
स्लोप क्या होगा, v डिवाइड बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। इसका एरिया क्या देगा बताओ, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, तो वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना, ये v है, ठीक। तो ए टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, जर्क देगा। ए टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, a बाई टी इज जर्क, समझ में आ गया। और एरिया क्या देगा, a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो कहाँ पर था मैं, हाँ ये बता दिया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी आपको देता है वो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बता चुका हूँ मैं। वी टी कर्व का एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। ए टी कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सब बचकाने टाइप सवाल आते हैं पेपर में, समझे, ठीक है। चलो भाई, अब अलग अलग केसेस अपने को देखने हैं, वो केसेस को देखते हैं, आइए इन सबके ग्राफ्स देखते हैं, आइए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ग्राफ्स को देख लेते हैं। तो अलग अलग केसेस में क्या ग्राफ्स हैं उसको समझते हैं। आइए, तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला यहाँ पर अपने को दो ग्राफ्स बनाने बोला है, एक वी टी ग्राफ और एक एक्स टी ग्राफ। एस टी ग्राफ मतलब एक्स टी ग्राफ, ठीक है ना। सिचुएशन क्या है, सबसे पहले सिचुएशन है यूनिफॉर्म मोशन, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपको दो ग्राफ्स बनाने हैं, कौन सा ग्राफ बनाना है, सबसे पहले वी टी ग्राफ बनाना है, फिर क्या बनाना है, एक्स टी ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। कैसे बनाओगे, बोलो कैसे बनाओगे। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर ये यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, जो कांस्टेंट होगा तो अलाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है, कांस्टेंट है ना, ठीक। इसके बाद एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, बोलो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टाइम, क्या होगा, एक्सेलरेशन की बात कुछ नहीं की है, बस क्या बोला है, हाँ एक्सेलरेशन की बात नहीं किया, इसका मतलब क्या, बोलो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, समझ आ गया। U मतलब वेलोसिटी है उसकी, है ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, पावर 1 1 दोनों साइड पर रहता है, तो कौन सा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब समझा, ये लॉजिक है इसके पीछे ऐसे बनाने का। इसके बाद सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u0 एट t0, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एट, हाँ विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। कैसे बनेगा ग्राफ, बोलो, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है, क्या करने का, क्यों बनेगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उससे क्या होगा, वी टी ग्राफ बनाना है मुझे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बोलो, इक्वेशन से बनाओ, इक्वेशन से जाओ वरना तुम गड़बड़ करोगे, इक्वेशन से जाओ। क्या है, वेलोसिटी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी t0 को समझ आ रहा है, ठीक, मतलब क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इज इक्वल्स टू क्या है, ए टी, समझ आया। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब सेम है,
लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं वहाँ पर दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती तब क्या होता, तो ये कहीं ऊपर से बनता, क्योंकि टाइम 0 पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी ना, इस वजह से वही बनेगा ग्राफ, लेकिन ऊपर से बनेगा। समझा। ठीक, इसका बताओ। सेम ये लॉजिक, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ इक्वेशन से बनाओ, उससे कभी तुम गलती नहीं करोगे, समझे, वरना अंदाजे से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, चलो भाई, तो अब बताओ क्या करना है। हाँ, u को क्या करना है 0, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी स्क्वायर, एक का पावर 1 एक का पावर 2, क्या बनेगा, पैराबोला। एक साइड पे 1 एक साइड पे 2 पावर क्या बनेगा, पैराबोला। एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस वो होगा जिसका पावर 1 होता है। एक्सिस कौन सा, कितने पैराबोला बनते हैं स्टैंडर्ड, 4। कौन कौन सा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। समझे। एक्सिस कौन सा लेते हैं, जिसका पावर 1 होता है, ठीक है ना, बता चुका हूँ मैं ये। अब बताओ किसका पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है ना। अब ये समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि x एक्सिस है ये वाला एक्सिस। अब अपवर्ड पैराबोला तो ये बनता है, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्यों, टाइम थोड़ी नेगेटिव होगा, हमने तो 0 टाइम से स्टार्ट किया, इस वजह से वो पार्ट डिस्कार्डेड है वो पैराबोला। समझा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो भाई, तो ये इस तरीके से बन गया, सबको क्लियर है। ठीक, चलो तीसरा केस, तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस कहता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद u नॉट इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। समझ आया, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसमें तो एक बात तो समझ में आ गई कि vt ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। xt ग्राफ में क्या हो रहा है वो बताओ मुझे भी, xt ग्राफ में क्या हो रहा है, बोलो क्या फ़र्क है। आप बोलेंगे सेम दिख रहा है, टाइम 0 पे नहीं नहीं, ग्राफ तो से ये शेप तो सेम नज़र आ रहा है मुझे, अलग है नहीं ना कुछ भी, सेम ही तो है। फ़र्क क्या है, u देखो ऊपर वाला जो ग्राफ था ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड u0 एट t0, उसके st में और इसके st में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ भी है, मैं समझाता हूँ। जब आप लोग ये ग्राफ बना रहे हो तो आपको ये ऐसे बनाना है। इनिशियली क्या, अच्छा इसका स्लोप क्या देता है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में ये ऐसे बनेगा, ताकि अगर यहाँ पर लाइन बनाई जाए तो इसका एंगल कितना होगा 0, तो tan 0 इज़ 0, मतलब स्लोप क्या होगा 0, समझे। लेकिन जब आप इसमें बनाएंगे तो ये ग्राफ तो vt ग्राफ तो वही बनेगा, सिर्फ ऊपर से बनेगा, क्योंकि u नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है। लेकिन जब आप xt ग्राफ बनाएंगे तो xt ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे बनेगा कुछ, मतलब आपको इसको बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं रखना है, स्टार्ट से ही उठाना है उसको, ताकि कुछ ना कुछ क्या मिले उसको, हर पॉइंट पे स्लोप मिले। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बारीक फ़र्क है उसके अंदर, समझा, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में तो वेलोसिटी 0 है ही नहीं, इस वजह से आपको बिल्कुल उसको पैरेलल नहीं रखना है, आगे का पार्ट तो सेम है। समझ आई बात, तो ये ध्यान रखना है, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये कौन सा केस है, तीसरा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u नॉट इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0, समझे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चौथा केस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u नॉट इक्वल टू 0 s इज इक्वल्स टू s नॉट एट t इज इक्वल्स टू 0। समझा, मतलब अभी शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है, शुरुआत में मतलब वो ऑलरेडी कहीं खड़ा है, ये अगर ओरिजिन है तो वो ओरिजिन से आगे खड़ा है, समझे। तो जब तुमने स्टार्ट किया टाइम तो वो ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट पे है, समझ आई बात, ठीक है ना। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो तो यही होता है ना। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तुमको याद होगा, तो मैंने डिराइव कराया था तुमको कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ये आता है। फिर x नॉट को तुम लोग वहाँ भेजते हो, x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
समझ आ गया? फिर बोलते हो कि x0 0 है। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, हम लोग ये मान लेते हैं कि वो ओरिजिन पे खड़ा है, नहीं खड़ा है तो ये ओरिजिन से शुरुआत का डिस्टेंस है। ये अगर रूमीन ने ये ओरिजिन लिया, लेकिन रूमीन यहाँ से जर्नी स्टार्ट करती है जब मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो ये रूमीन ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है t=0 पे, समझे? ऐसा है, ठीक है ना? चलो भाई, तो ये है, तो वो देख लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। फिर ये तो वैसे ही बनेगा, उसमें क्या हो जाएगा, हाँ ये ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया। तो फोर्थ केस क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 एंड s इक्वल्स टू s0 एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है? क्लियर हो गया, ठीक है ना? चलो u नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना है ये वाला स्लोप जो बनेगा ये भी ऐसे ही बनाना है आपको, ताकि ये बिल्कुल पैरेलल ना आए, समझे? ठीक है ना? तो फोर्थ केस क्या था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 एंड s इक्वल्स टू s0 एट t इज इक्वल्स टू 0। उसका ये वाला ग्राफ तो सेम बनेगा, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, ठीक है? चलो इसके बाद क्या, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम 0, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है? ये तुम लोग बना लो, समझे? बना लो, ये ग्राफ का बना लो। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में कहता है कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम 0। अब कौन सा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं लेना है, कौन सा है, रिटार्डेड, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल दो, यही वाले केस का एग्जाम्पल दो। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम 0। एग्जैक्टली, ऐसे बॉल को ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, जो अपवर्ड जर्नी वाला मोशन है वो क्या है, सिर्फ अपवर्ड जर्नी, रिटर्न आने वाला नहीं, सिर्फ अपवर्ड जर्नी, तो वो कैसा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, समझे? ऐसा है, ठीक है? तो फिफ्थ केस क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन विथ टिल वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और यहाँ पर जाने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ यहीं तक लेना है अभी, ठीक? क्लियर है? उसमें अगर अपने को क्या करना है, इसका VT और XT ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा, VT और XT ग्राफ, ठीक? तो शुरुआत में आपने उसको वेलोसिटी दी, 0 टाइम पे कुछ वेलोसिटी दी, फिर वो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी क्या हो रही, कम होती जा रही, तो इस वजह से ये ग्राफ बनेगा। लीनियर रिलेशन है ना, v = u + at, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया। इसके बाद अगर XT ग्राफ बनाएंगे तो XT ग्राफ क्या होगा बताओ, बोलो, XT ग्राफ क्या होगा, बोलो, कैसे बनेगा XT ग्राफ? इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद वो रिटार्डेड मोशन भी है, बोलो, तो s = ut माइनस हाफ GT² है ये, बोलो। ये पैराबोला है कि नहीं, पहले वो बताओ, है पैराबोला? कैसे समझ आया? ये कहाँ, 0 थोड़ी है, तो ये एक फॉर्म है y = αx - बीटा, समझे? प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें बोलते हैं ना αx - बीटा x²। ये पैराबोला है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। ये कैसा है, अगर यहाँ प्लस होगा तो सीधी बाल्टी, और अगर माइनस होगा तो उल्टी बाल्टी। बताया था मैंने ये तुमको। ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो उल्टी बाल्टी, लेकिन ये यहीं तक जाएगी, सिर्फ पूरी बाल्टी नहीं बनेगी। क्यों? ये बढ़ते 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 इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद तो रुक गया ना, वहीं पे रोक देना है, आगे का मोशन देखना ही नहीं है। अगर पूरा मोशन कंप्लीट करते तो पूरी बाल्टी कंप्लीट होती। समझ आया? ऐसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है? चलो भाई, हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा? यही है, लेकिन ये पूरा मोशन लेना है, पहले रिटार्डेड उसके बाद एक्सेलरेटेड, समझे? जब नीचे की तरफ आएगा तब क्या होगा, नीचे ही वेलोसिटी, नीचे एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड
यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा बोलो? तो इसमें तो नेगेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी। पहले तो देखो वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, आपने उसको वेलोसिटी दी, वो वेलोसिटी कम होती जा रही थी, कम होते होते ज़ीरो हो गई। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गई, तो आगे खींचो। समझा? ठीक। इसका बताओ क्या होगा? हाँ, ये पूरी उल्टी बाल्टी बनेगी, है ना? यही इक्वेशन है, सेम है। समझ आ रही बात? जी का वैल्यू तो हमेशा ही क्या होगा? माइनस ही होगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन ये पूरा मोशन आएगा, इस वजह से ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है? क्योंकि वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था रिटर्न वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया ना। ठीक, क्लियर है? तो इस तरीके से ये बनेगा इसका ग्राफ। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन से टाइम में पहुँचेगा वो? हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम में पहुँचेगा? u/g टाइम ऑफ एसेंट। क्या है वो? u/g टाइम में पहुँचेगा, ठीक है ना? चलो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आता? बना लो उसको, फिर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ। चलिए, अब जो है इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को लिखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पहले 1 डायमेंशन के लिए लिखेंगे, फिर 2 डायमेंशन के लिए लिखेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये सिर्फ तभी लगेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप उन इक्वेशंस को नहीं लगा सकते। मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लग सकती, ठीक है ना? चलो, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स देख लो या 1D 2D में देख लो। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। क्या देखने जा रहे हैं? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं ये बेसिकली अगर हम लोग 1 डायमेंशन के लिए लिखें तो 1 डायमेंशन के लिए तो क्या होता है? 1 डायमेंशन के लिए सीधा S = क्या लिखोगे? ut + ½ at²। इम्पॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इक्वेशंस तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप नहीं लगा सकते इन इक्वेशंस को, ठीक है? उसके बाद v = क्या होगा? u + at। फिर क्या होगा? v² = क्या होगा? u² + 2s। एसेंथ का फॉर्मूला क्या है बताओ? u + a/2 इंटू क्या होगा? 2n - 1। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, ये आपको बताएगा। जैसे कोई पार्टिकल चल रहा है, ये 1 सेकेंड में इतना चला, 2 सेकेंड में इतना चला, 3 सेकेंड में इतना चला, ठीक है ना? तो अगर कोई पार्टिकल, अगर यहाँ पर आप टाइम में 2 पुट कर दोगे तो पता लगेगा पूरे 2 सेकेंड में कितना चला, और यहाँ पर n की जगह 2 पुट करोगे तो क्या पता लगेगा? हाँ, दूसरे सेकेंड में कितना चला। ये दोनों में डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बताएगी पूरे 2 सेकेंड में कितना चला। सेकेंड इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करोगे तो पता लगेगा दूसरे सेकेंड में कितना चला, ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से 1 डायमेंशंस की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अगर 2D में इन इक्वेशंस को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 2D में लिखते हैं S bar = u/t + ½ a/t²। फिर v bar = u bar + a bar × t। फिर v bar = u bar = 2 a bar s bar। ऐसे लिखते हैं, समझे? फिर इसको फिर सॉल्व करने के बाद वही लिखते हैं v² = u² + 2 a bar s bar। समझे? ये इसके 2 डायमेंशन का इक्वेशन है। एसेंथ का क्या होगा? एसेंथ = u bar + a bar/2 इंटू क्या होगा? 2n - 1, ठीक है? ये इक्वेशन दिखने में तुमको लगेगा कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट इक्वेशन है। समझ आ गया? देखने में लग रहा है, जब डेरिवेशन करोगे तब समझ में आता है कि ये इसमें टाइम का फैक्टर है जो हम लोग यहाँ पर भूल गए। मतलब t = 1 रहता है, वो कैंसिल हो जाता है तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना? ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है इक्वेशन, है नहीं। देखो इसका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? तो इसका अलग है, इसका अलग है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत नहीं है, सही है, ध्यान रखना, ठीक है? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ये। इसके बाद इसी को फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पार्ट्स में लिख देते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन है ही नहीं जो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन को एक साथ सॉल्व करके दे दे। तो हम क्या करते हैं, जब हमको 2 डायमेंशन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन को 2 1 डायमेंशन में डिवाइड कर देते हैं। समझ आया, ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप देखते हो तो आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, जैसे आपने एक बॉल थ्रो कर दिया तो उसके 2 मोशन है। एक तो वो ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक, अब वो ऊपर जा रहा है और साथ साथ में वो आगे भी जा रहा है। तो हम ऊपर जाने वाले मोशन को अलग सॉल्व करते हैं, आगे जाने वाले मोशन को अलग सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे जा रहा है और आगे जा रहा है, समझ आ गया। तो हम क्या करते हैं, दोनों एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों ऊपर जाने वाला आगे जाने वाला मोशन एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, ऊपर जाने वाले को अलग सॉल्व करते हैं, नीचे जाने वाले को, आगे जाने वाले को अलग सॉल्व करते हैं। ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे ऊपर एक बॉल थ्रो किया है और सामने एक बॉल थ्रो किया है। प्रोजेक्टाइल को ऐसे सोच के सॉल्व किया जाता है, 2 बॉल थ्योरी कहते हैं उसको, ठीक है ना। चलो ये समझ आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जो क्या करे 2D या 3D को एक साथ सॉल्व करके दे दे। तो हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में उसको बांट देते हैं। 2D को 1D करके बांटेंगे, 3D को 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन, ऐसे 3 डायमेंशन में सॉल्व करेंगे। तो बताना क्या चाह रहा हूँ इससे, बताना चाह रहा हूँ ये जो इक्वेशन है आप 2D के लिए डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 पार्ट्स में लिखोगे, एक एक्स एक्सिस के लिए लिखोगे, दूसरा वाई एक्सिस के लिए लिखोगे, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, इसको लिखते हो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ये क्या होगा, एस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू आई टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही x के अलग y के अलग, बताओ क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और वी वाई के लिए क्या होगा, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, समझा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ तक अपने को बात समझ में आ जाती है। अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपने को नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ये है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन बोलो, रिलेटिव मोशन क्या होता है, जल्दी बोलो। रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब किसी के हिसाब से। हर मोशन किसी ना किसी के हिसाब से होता है, समझे, एब्सोल्यूट चीज़ तो होती ही नहीं है, ठीक। हर मोशन क्या होगा, हर मोशन रिलेटिव है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं फिजिक्स में। एब्सोल्यूट मतलब जो सभी के हिसाब से क्या हो, रेस्ट पर हो, या सभी के हिसाब से क्या हो, मोशन में हो। इस दुनिया में हर चीज़ क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब किसी ना किसी के हिसाब से, बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो भाई, तो रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रिलेटिव मोशन वाले केसेस, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन में अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब तक जो हम लोग पढ़ते आते हैं शुरू में, मतलब 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होता है, तो 11th स्टैंडर्ड तक जब आप जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड को आप रेस्ट पे ले लेते हो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल है 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो बताना पड़ेगा ना किसके रिस्पेक्ट में, 100 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो अगर नहीं बताया गया मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, समझ आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताते थे। अब अपने को दूसरों के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी है सारी चीज़ें, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे अभी जो है यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है ना। तो यहाँ से मैं बोलूँगा इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये वैलिड क्वेश्चन है क्या, ये तो इनवैलिड है, अधूरा सवाल है। क्यों अधूरा सवाल है, हाँ, किसके डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस कितना है मतलब क्या, आपसे डिस्टेंस कितना है या मुझसे डिस्टेंस कितना है, दोनों डिस्टेंस तो अलग अलग है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हर चीज़ क्या है, रिलेटिव है। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, थियोरेटिकल बातें तो बहुत हुई, मुद्दा क्या है, इसको सॉल्व कैसे करने का। तो जब भी आपको रिलेटिव मोशन वाले सवाल सॉल्व करने हैं तो 3 चीज़ें आएंगी। क्या आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, या क्या आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सीईटी में एक नई चीज़ पूछी गई थी, वो था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड और आर हैंड, समझ आ गया। तो रिलेटिव जब भी वर्ड आ जाए रिलेटिव मोशन वाले में, जब भी, यानी क्या, रिलेटिव किन से रिलेटेड, ध्यान से सुनो, रिलेटिव वर्ड लग जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ में, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेटिव वर्ड जब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के साथ में लग जाए तो क्या करना है, माइनस करना है। हमेशा रिलेटिव में माइनस नहीं करना। रिलेटिव डेंसिटी, वहाँ थोड़ी माइनस करोगे, समझ आ रहा है।
यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो रिलेटिव लेके हमेशा माइनस मत कर देना, रिलेटिव के साथ में कब क्या लगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तब क्या लगाना, माइनस लगाना। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। फिर अगर निकालना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। समझे, अगर ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया तो तब भी माइनस करना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए माइनस कर देना। ठीक है, तो रिलेटिव इनके साथ में लग जाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तब क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन अपने को समझ आता है। अब जो है मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, इसमें और चीज़, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी वी ए माइनस वी बी। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर देना, वो प्लस नहीं होता, होता तो वो माइनस ही है। जैसे ये वी ए इधर जा रहा है और वी बी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है वी बी, तो क्या लिखोगे, वी ए बी को क्या लिखोगे, वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी, इस वजह से वो प्लस हो गया। समझे, होता तो वो माइनस ही है। ठीक, क्लियर है। चलो अब जो है कैसा है उसको समझो। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पर कुछ केसेस देखने हैं। वो केसेस क्या है, आइए इनको देखते हैं। तो केसेस क्या है हमारा, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है इसमें, आप समझने की कोशिश करो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन अपने को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ में आता। सबसे पहले समझो उसको। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस दिए होंगे, उसको फॉलो करते हैं। क्या बोलता है, मैन इज वॉकिंग वेस्ट विद वेलोसिटी वी एम बार रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बार, लेट रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी वी आर बार रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी बार। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, अब अपने को वो देखना है। समझ आ रही बात तुम लोगों को, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक मैन है, ये तो ऐसे निकालेंगे, ये याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बोलता है कि मैन कहाँ चल रहा है, बताओ। हमेशा क्या करना है डायरेक्शन के लिए, हमेशा राइट को क्या लेना, ईस्ट, लेफ्ट को वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ। समझे, ये नॉर्थ ये साउथ। नॉर्थ कहाँ है, हाँ बोलो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये अप, ये डाउन। ध्यान रखना, ये नॉर्थ नहीं है। ठीक है, चलो ये क्लियर है। मैन कहाँ चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक, रेन कहाँ गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक, क्लियर है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनी है, वी आर माइनस वी एम। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, वी आर बार प्लस ऑफ माइनस वी एम बार, तब भी तो वही बात है। यानी वी आर बार में क्या कर दो, माइनस वी एम बार को ऐड कर दो। समझ आ रही बात, वी आर बार में क्या कर दो, माइनस वी एम बार को ऐड कर दो। ये वी एम बार है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एम बार। तो अब ये माइनस वी एम बार, ये वी आर बार, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल। तो ये है वी आर एम बार। समझे क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि मैन अगर इधर चल रहा है, रेन ऐसी गिर रही है, तो रेन उसको ऐसी आती हुई नजर आएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर वो ऐसे चल रहा है और रेन सीधी गिर रही है, सीधी किसके हिसाब से गिर रही है, ग्राउंड के ऑब्जर्वर के हिसाब से। समझे, वो ऐसे चल रहा है, ग्राउंड के हिसाब से वो सीधी गिर रही है, तो उसको ऐसी नजर आएगी, यानी मतलब उसको छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, उसको बचने के लिए। यहाँ तक समझ में आता है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को यहाँ पर थीटा वगैरह कुछ निकालना है, कितने एंगल पे उसको रखना है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। ये एंगल क्या है, थीटा, इतने एंगल पे उसको क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, ये क्या था, वी एम बार था ऐसे, ठीक है ना, तो इतने एंगल पे उसको रखना पड़ेगा।
यहाँ तक अपने को बात समझ आती है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब उसको देख लो। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर मुझे क्या निकालना है, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे उसका। तो कैसे निकालूंगा मैं, क्या होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या, वी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर माइनस 2 वी आर वी एम कॉस 90, है ना। वी आर और वी एम में एंगल कितना है, 90 है ना, ठीक है। इस वजह से कॉस 90 क्या होता है 0, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी एम स्क्वायर। ऐसे वी आर एम बार का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहली बात ये होगी। इसके बाद अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकालोगे, इसको आगे बढ़ाओ, इसको मिला दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजसेंट, आई एम सॉरी, क्या होता है टैन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजसेंट। ठीक है, क्या होता है टैन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजसेंट। अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, ठीक है ना। ये कौन है, ये वी एम है, समझ आ गया। और उसके बाद एडजसेंट कौन है, ये है ना वी आर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अपोजिट कौन है, देखो अगर ये वी एम है तो उसके पैरेलल भी क्या बनेगा, वी एम ही बनेगा। तो ये वी एम हो गया, और ये क्या है, ये साइड पे ये क्या है, तो वी आर है, तो जाएगा वी एम डिवाइड बाई क्या होगा वी आर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर थीटा निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ वी एम डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा वी आर। आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी समझ आता है। उसके बाद स्विमिंग इनटू द रिवर। तो स्विमिंग वाले केस में क्या होगा, अ मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी वी बार, दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। वाटर स्टिल है, तो मैन कितनी वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, वी बार वेलोसिटी से। ठीक, उसके बाद इफ द वाटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर बार। अब रिवर का जो पानी है, नदी का जो पानी है, वो वी आर बार की वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या नज़र आएगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को नज़र आएगा रिवर इस डायरेक्शन में चल रही है और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी यही है, तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, दोनों वेलोसिटी एड अप हो गई। समझ आ गया, यही लगेगा ग्राउंड के ऑब्जर्वर को। तो क्या होगा वी बार प्लस वी आर बार, ठीक है ना। ठीक, चलो, तो इफ द स्विमिंग इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और अलॉन्ग द डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो v प्लस वी आर हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम जाएगा, तो क्या होगा v माइनस वी आर। ये अजम्पशन है कि v जो है वी आर से ज़्यादा है, ये अजम्पशन है, ठीक है। मतलब मैन की वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवर की वेलोसिटी। उसके बाद अगर कोई एंगल पे जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आएगा वो, ठीक है, कोई और एंगल पे जाएगा तो, ठीक है। चलो भाई, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या, बिल्कुल सीधा पहुंचना है उसको। सीधा पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आप को टेढ़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी रिवर जा रही है ना, तो अगर वो टेढ़ा रखेगा तो क्या होगा, ये इसको खिसका करके सीधा पहुंचा देगी। समझा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। और उसके लिए क्या है, आपको बता चुका हूँ मैं कि वी आर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। वी आर जो है वो क्या होना चाहिए, वी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा है, वो बाउंसर जा रहा है, बताता हूँ मैं, एक मिनट, भूल गए होंगे, पढ़ते तो हो नहीं घर पे जाके तुम लोग। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कब होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच में क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तब कौन सा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब क्या, तो ये अपने पास रिवर है, ये यहाँ पर मैन है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस कुछ d होगा, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँच जाए, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसे चलना शुरू करेगा, अगर वो ऐसे चलना शुरू करेगा वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या वो सामने पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, रिवर की वेलोसिटी है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। रिवर क्या करेगी, उसको खिसका करके कहीं यहाँ पहुँचा देगी। अपने को क्या करना है, अपने को बिल्कुल सामने पहुँचना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ही टेढ़ा निकलना पड़ेगा। टेढ़ा निकलेंगे तो क्या होगा, खिसक खिसक के कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा पहुँच जाएंगे। तो पहले निकलेंगे टेढ़ा,
तो वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी एट एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा पे होगा तब क्या होगा, खिसका खिसका के इसको यहाँ ले जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये क्या कौन सी वेलोसिटी है, वी आर बार। इस डायरेक्शन में कौन सी है, वी आर बार। ये अपने को समझता है। अब अपने को क्या करना है, ये अपने पास आगे क्या है उसको समझो। ये अपनी तो मतलब नेट वेलोसिटी है वी बार। ठीक, अब अपने को क्या करना है इसको समझो, कैसे पहुँचेगा ये वहाँ पर, बोलो। ये वी बार है, इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। कौन से कंपोनेंट करेंगे, एक होगा वी कॉस थीटा, इधर पे क्या होगा वी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में कौन है, वी आर। तो अगर ये इसको काट देगा तो वो कैसा पहुँचेगा, सीधा पहुँच जाएगा। तो कंडीशन क्या है, वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होगा, वी आर। बात समझ आई, ठीक है ना। अगर थीटा इधर ले लोगे तो वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। समझे, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलो इसके बाद जो है साइन थीटा का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वी आर अपॉन क्या हो जाएगा, वी। साइन थीटा का वैल्यू हो गया। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितनी स्पीड से, तो ये डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, वी कॉस थीटा है ना, ये सीधा गया ना वो, तो क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये भी हो गया। इसके बाद ये क्या है, ड्रिफ्ट का क्या है। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या होगा, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, वो कितना खिसक के वहाँ पर पहुँचा है, तो ये इसकी ड्रिफ्ट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है v डिवाइड बाय क्या है, वी आर। ठीक है ना, ये उसकी क्या है, ड्रिफ्ट है। तो ये अपने को समझ आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनिमम टाइम के लिए अभी अपने को निकालना है। मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा, मिनिमम टाइम मतलब अब कम से कम टाइम में उसको पहुँचना है। तो क्या करो, कुछ अपोजिट मत जाओ भाई, समझे। क्या करना पड़ेगा उसको, सीधा निकल लो। सीधा निकलेगा तो क्या होगा, वो अपना इधर जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये इसको खिसका के सीधा पहुंचा देगा। अपोजिट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो रिवर हमेशा क्या करेगा, उसको असिस्ट करेगा। तो मिनिमम टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वी, जो भी स्पीड से वो निकला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ, तो ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आर बार इंटू क्या होगा, टी मिनिमम। ठीक है, डिराइव करा चुका हूँ मैं ये ऑलरेडी, पहले ही कराया था मैंने इसको। ठीक है, चलो भाई। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे डी बाय, नहीं सीधा गया ना वो, हाँ वी से जा रहा है। वी एम है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले के हिसाब से उसकी वेलोसिटी है वी एम। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। मैन तो गया वी वेलोसिटी से ना, स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी थी उसकी वी, समझे। ग्राउंड वाले को लग रहा है वो उधर खिसक के जा रहा है, समझे क्या बोल रहा हूँ। मैन तो सीधा चल रहा है, ऐसा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहला क्या है, अगर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हम लोग थ्रो कर देंगे, ठीक है ना, with velocity u in the uniform gravitational field neglecting air resistance then, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक बॉल को हम लोग ऐसे क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे, तो वो क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। वो उसी पाथ से रिटर्न आएगा। इसे समझाने के लिए अलग अलग पाथ बनाए हैं। उसी पाथ से जाके, जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न आएगा वो। ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, फॉर्मूलेज है मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा वो, u²/2g। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, याद क्या रखना, u²/20। जो भी u होगा उसको वहाँ पुट करो, u² 20 से डिवाइड हो। 2g क्या होगा, 2 × 10 यानी 20। फटाफट आंसर आ जाएगा, ओरली तुम लोग सॉल्व कर लोगे। मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, तो ये अपनी h मैक्सिमम है। ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, हो जाएगा u/g, मतलब क्या होगा u/10। समझे, है ये u²/2g और ये क्या है u/g। ठीक है ना। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट भी वही होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो भी है टाइम था उसका 2 गुना, तो क्या होगा 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ फॉल मतलब क्या, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से फेंका, u से फेंका, तो रिटर्न भी वो u से ही आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर तुमने फेंका उसको 5 की वेलोसिटी से, तो वो ऊपर गया, वेलोसिटी 0 ही, नीचे आते आते फिर क्या हो जाएगी 5। समझ आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन।
तो 5 से फेंका तो रिटर्न भी 5 से ही आएगा। ठीक, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऊपर जाने वाले पैरामीटर तो नीचे आने वाले पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, समझे? ठीक है ना, मतलब क्या, यहाँ पर अगर जाते वक्त वेलोसिटी फॉर एग्जांपल कुछ होगी 3, तो नीचे आते वक्त वेलोसिटी यहाँ पर फिर से क्या होगी 3। समझ आया? बस जाते वक्त ऊपर के डायरेक्शन में, आते वक्त नीचे के डायरेक्शन, समझे? ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या है? इसके ऊपर सवाल आया है नीट में एक बार। ठीक है, क्या है ये? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्टेंस कवर्ड इन दी टाइम इंटरवल इज। क्या मतलब? हर टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, तो कितना कवर करती है? समझ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे। कोई बॉडी जो है ऊपर से ड्रॉप की गई, यू उसका क्या है? 0 है, यू 0 है, तो पहले सेकंड में इतना ट्रैवल किया, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में कुछ और ट्रैवल करेगा, तीसरे सेकंड में कुछ और ट्रैवल करेगा। हर बार डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना। क्यों बढ़ेगा? अरे एक्सेलरेटेड मोशन है वो, समझे? इसमें ट्रैवल किया उसने S1, इसमें ट्रैवल किया उसने S2, इसमें ट्रैवल किया उसने S3, ऐसे ही ट्रैवल करते जाएगा। तो अगर इनका रेशियो लिया जाए, फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल किया, फिर सेकंड सेकंड में कितना ट्रैवल किया, फिर थर्ड सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो वो क्या आएगा? ऑड नंबर का रेशियो आएगा। कैसे समझ में आ रहा? एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना उसने ट्रैवल किया है, उसके लिए इक्वेशन क्या है? एसेंथ का फॉर्मूला है। एसेंथ का फॉर्मूला है, तो एसेंथ का फॉर्मूला क्या है? वो है u प्लस a/2 इंटू क्या होगा? 2n-1। u तो 0 है, तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा बताओ? g/2 इंटू क्या होगा? बोलो। 2 इंटू 1-1 मतलब कितना होगा? 1। समझ आया? फिर दूसरे सेकंड में कितना चलेगा वो? g/2 इंटू क्या होगा? मतलब 3। फिर तीसरे सेकंड में कितना चलेगा? g/2 क्या होगा? 5। डिवाइड करो, 1:3:5 एंड सो ऑन। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, समझे? अगर ये पूछा जाए कि पहले सेकंड में कितना चला, फिर पूरे 2 सेकंड में कितना चला, फिर पूरे 3 सेकंड में कितना चला, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1/2 2/2 3/4 स्क्वायर। समझ आ रहा है? डिफरेंस क्लियर हो रहा है दोनों में कि पर्टिकुलर एक सेकंड में कितना चला, फिर दूसरे सेकंड में कितना चला, फिर तीसरे सेकंड में कितना चला, वो ऑड नंबर का रेशियो है। पूरे 1 सेकंड में कितना चला, फिर पूरे 2 सेकंड में, पूरे 3 सेकंड में, तो वो क्या है? 1/2 2/2 3/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। समझे? ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक। एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ द बॉडी विल हैव द सेम स्पीड फॉर अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। बता चुका हूँ मैं ये। द बॉडी इज सोन अपवर्ड क्रॉसेस अ पॉइंट इन टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली एंड द हाइट ऑफ द पॉइंट इज दिस। क्या मतलब हुआ इसका? ऊपर जाते वक्त यहाँ से ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ऊपर जाते वक्त यहाँ से टाइम कितना गुजर गया? t1, समझे? फिर उसके बाद रिटर्न आया वो, तो अब कितना टाइम हो चुका है? t2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? क्लियर हो गया? देखो, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अब ये ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट पे जाते तक हुआ कुछ 3 सेकंड। कितना हुआ? 3 सेकंड। वो घड़ी चल रही है, 3 सेकंड 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर जब रिटर्न आया तो हो चुका होगा कुछ फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड। इतना हो चुका है 10 सेकेंड। तो यही पॉइंट तक पहले जाने में कितना हुआ? 3 सेकेंड। वापस रिटर्न आते वक्त कितना टाइम हो गया? 10 सेकेंड। तो t1 क्या है? 3 सेकेंड। t2 क्या है? 10 सेकेंड। अगर आपको फिर इस पॉइंट की हाइट निकालनी है कि ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? ½ g t1 t2। तो सीधा आपको हाइट मिल जाएगी उसकी। अब समझा? ये मतलब है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया? मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल्स टू 1/g t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर। मतलब हाँ, इससे आप लोग मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो। एक पॉइंट का आपको क्या है? अलग अलग टाइम पता है कि जाते वक्त ये टाइम पे था, आते वक्त भी इतना टाइम हो गया। ठीक है ना? उससे आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई और आपको पूछा जाए कि h मैक्सिमम निकालो, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला 1/g t1 प्लस t2 द होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप को, लेकिन वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड था। कराया है मैंने क्लासरूम में ये सवाल। ठीक है ना? उसमें 2 पॉइंट लिए हुए थे, P और Q, और उसमें तो कुछ और ही निकालने बोला था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बोला जी के टर्म्स में, और ये क्वेश्चन आया है पेपर में। पहले बहुत टफ सवाल आते थे, अब नहीं आते। ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं।
Body is thrown upward, downward and horizontally with same speed. Take time t1, t2 and t3 respectively to reach the ground. देखो एक पॉइंट से दिख रहा है ना डायग्राम में, एक पॉइंट से क्या कर दिया गया, एक पॉइंट से 3 ऑब्जेक्ट्स को फेंका गया है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ फेंका गया, एक ऑब्जेक्ट से यहाँ फेंका गया, नीचे फेंका गया, इधर फेंका गया, ठीक है ना। इधर पे v3 वेलोसिटी से, इधर v1 और इधर क्या है v2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, सबको अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। इसको टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है t1, इसको टाइम लगता है t3 और इसको टाइम लगता है t2, ठीक है ना। इसको नीचे गिरने के लिए, इसको यहाँ गिरने के लिए, इसको ऊपर जाने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब उसके बाद क्या, टू रीच दी ग्राउंड, ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम है वो t1 के लिए। t1 के लिए क्या है, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, वो ऊपर जाने का सिर्फ नहीं है। तो एन हाइट फ्रॉम वेयर द पार्टिकल, अच्छा t3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 t2 होगा। मतलब ये तीनों टाइम को अगर रिलेट करना है, मतलब इसके लिए जो टाइम लगा वो कौन सा है, ऊपर से नीचे गिरने का टाइम, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2, ये क्या है t1, और इसको नीचे गिरने का टाइम, समझ आ रहा है, ये कौन सा है t2। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, t3 इज इक्वल टू क्या होगा t1 अंडर रूट ऑफ t1 t2, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद कर लो। और हाइट अगर निकालना है, वेयर द पार्टिकल वॉज थ्रोन, कितनी हाइट से पार्टिकल को थ्रो किया गया, तो वो क्या है हाफ g t1 t2, ये है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, ये हो जाता है। इसके बाद जो है अब अपने को क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर चर्चा करनी है, जो कि आखिरी टॉपिक है इसका, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन पे चर्चा करते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको अब तक क्लियर होंगे, सब क्लियरली समझाया मैंने। अब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे आइए, इस पे चर्चा करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये भी कौन सा प्रोजेक्शन है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। पहले तो इतना तक करवा देते थे नीट में कि वो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ के प्रोजेक्टाइल फेंक दो, समझे, वो भी मैंने करा है, लेकिन वो आता नहीं अब नीट में, इतना सब नहीं पूछते हैं। चलो तो अब क्या है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी हम लोग कौन सा प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, वो तो 2D मोशन है। कैसा मोशन, 2D मोशन। वो आगे जाता है, आगे जाता है, ऊपर भी जाता है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद आगे जाता है और नीचे जाता है, इस वजह से 2 डायमेंशन मोशन है उसको। जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, यानी किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, जैसे बचपन में कैच कैच खेलते थे, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से वो कुछ पाथ लेता है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या उसका वाई एक्सिस। बात समझ आ रही, ठीक। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, एंगल कितना है, थीटा है। उसके बाद ये डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा, ठीक। इसमें से कौन सी वेलोसिटी बदलेगी, u sin थीटा। u cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स ही क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, समझ आया, ठीक है ना। y डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे क्या, जैसे समझो एक रस्सी नीचे है, एक रस्सी ऊपर है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाली रस्सी क्या करेगी, इसको कम करती जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये कौन सा है, देखो u sin थीटा, नीचे क्या लग रहा है बताओ, इस डायरेक्शन में ux है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ही जैसे क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, अभी यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो ये इसको कम कर चुका होगा, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे ये ऊपर, ये इतना था, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसने इसको खींच के क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर ये ऊपर बढ़ा तो और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया। यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर जाकर के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। बात समझ आ रही, ठीक है ना। उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचेगा तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे के डायरेक्शन में ही क्या है, u sin थीटा। तो क्या होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो नीचे के डायरेक्शन में ही जो है आपका u sin थीटा, यानी u sin थीटा की जगह बोलो vy, ये इसको अब क्या करेगा, खींच खींच के बढ़ाना शुरू कर देगा, समझे। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल वेलोसिटी को कम करते जा रहा है, कम करते 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 क्या करेगा, 0। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वो तो u cos थीटा ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इतने रीजन में वो क्या करेगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाएगा,
क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ठीक है ना। चलो ठीक, ये है, तो ये अपने को समझ आता है। तो ux कितना देगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन है, 2D मोशन है, तो उसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। समझ आ गया, एक कौन सा, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई टाइम t के बाद, तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो जो भी एक्स डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, ux इंटू क्या होगा, t। ux क्या है, वो है u cos थीटा इंटू t, क्योंकि तो चेंज हो ही नहीं रहा। y डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, uy u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या हो जाएगी, uy माइनस जी टी। समझ आया, क्लियर हो रहा है, बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन तो समझ में आ गया सबको। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन में तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे थ्रो करते हैं तो इसके पास दो मोशंस हैं। कौन कौन सा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक क्या है, वाई डायरेक्शन। मतलब ये हॉरिजॉन्टल मोशन और एक क्या है, वर्टिकल मोशन। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वो तो u cos थीटा है। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, बताओ, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, u cos थीटा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ax क्या है, 0 है। समझ आ रही बात, ठीक है ना। चलो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, sx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, uxt प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ax t स्क्वायर। ax क्या है इसके अंदर, 0, तो ये खत्म हो गया। एक्स डायरेक्शन में अब पार्टिकल जो है थीटा पे मैंने फेंका था, पार्टिकल चल करके कहीं यहाँ पहुँचा है, ये पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है मुझे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है x, y डायरेक्शन में कितना चला है y, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल्स टू ux क्या है, u cos थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई t टाइम लगा होगा। अब समझ आया वो इक्वेशन, क्लियर हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ आता है। इसके बाद वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। ay क्या है, माइनस जी, ay तो माइनस जी है। उसके बाद vy क्या होगा बेटा, vy होगा, ये कैसे आया वो भी बता दूं, ये कैसे था, ये था ux प्लस क्या था, ax इंटू टी, ऐसे था। x डायरेक्शन के लिए लिखा, ax कितना है, 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, ux क्या था, u cos थीटा, ऐसे आया वो। तो इसको कैसे लिखोगे, uy प्लस क्या होगा, ay इंटू टी। तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, uy क्या है, u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, क्योंकि ay क्या है, माइनस जी, ऐसे आ गया ये, ठीक है ना। अब मुझे y का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो क्या लिखूंगा, sy इज इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस क्या होगा, ay t स्क्वायर। sy में y डायरेक्शन में कितना बचा है वो y, uy कितना है, u sin थीटा टाइम t प्लस हाफ इंटू क्या होगा, माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी t स्क्वायर। समझा, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझा दिया मैंने। नेट एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, बोलो, नेट एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना है तो हो जाएगा ax i कैप प्लस क्या होगा, ay j कैप। ax तो 0 है, तो 0 i कैप, और ये क्या हो जाएगा, माइनस जी j कैप। नेट एक्सेलरेशन इज माइनस जी j कैप, मतलब हमेशा नेगेटिव y डायरेक्शन में है वो नेट एक्सेलरेशन। नेट वेलोसिटी लिखना है, नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस वाली। तो किसी पॉइंट पे क्या बनाओ, टेंजेंट बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट बनाओ, ये क्या होगा vx, ये क्या होगा vy। तो v नेट कैसे लिखोगे बताओ, vx i कैप प्लस क्या होगा, vy j कैप। vx कितना है बताओ ज़रा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिख रहा हूँ, vx कितना होगा, u cos थीटा, i कैप। vy कितना होगा, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ठीक हो गया। चलो, ये भी समझा दिया आपको। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है। अब ये देखो, शॉर्टकट देख लो। अ बॉडी क्रॉसेस 2 पॉइंट्स एट द सेम हाइट इन टाइम t1 एंड t2 आर एट अ डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, x और y, x1 और x2 होना चाहिए था वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देन द पॉइंट, ठीक, क्या पॉइंट है,
x1 प्लस x2 मिला करके क्या होगा, x1 प्लस x2 मिला करके हमेशा r होगा, x1 प्लस x2 मिला करके क्या होगा, r होगा, रेडियस आपका वो रेंज होगा वो। उसके बाद t1 प्लस t2 दोनों को इतना टाइम लगेगा, वो मिला करके क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है, क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। स्टार्ट से काउंट हो रहा है ना, स्टार्ट से काउंट हो रहा है दोनों का, ठीक है ना। चलो आप बोलेंगे ये कैसा, वो तो आधा चला, नहीं नहीं नहीं, ये देखो x1 का टाइम अलग काउंट किया, फिर स्टार्ट से लेके, तुम समझ रहे हो मेरी बात, स्टार्ट से लेकर के x1 काउंट किया, फिर स्टार्ट से लेकर के यहाँ पर x2 तक का काउंट किया, तो इस वजह से दोनों मिला करके क्या आ रहा है, कैपिटल T के बराबर आ रहा है। उसके बाद h इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ g t1 t2 होगा, यानी अगर हाइट निकालनी है तो, और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a टू b इज u cos थीटा, a से b तक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस x एंड द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल विल बी x/2, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अगर वो थ्रो कर सकता है x, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, x/2 जा सकती है, ठीक है। चलो अभी ये भी हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एनी टाइम t, नेट वेलोसिटी बता चुका हूँ, यही है वो नेट वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगल देखना है तो क्या करना है, vy/vx कर लेना, ठीक है ना। एंगल देखना है tan अल्फा, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज दिस इज tan अल्फा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये vy/ क्या कर लेना, vx कर लेना, ठीक है ना। चलो अभी उसके बाद क्या आगे क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे vy तो क्या होगा 0, vx क्या होगा u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई g। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। तो देख लो उसको, इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर पार्टिकल जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये हाईएस्ट पॉइंट का जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो क्या है, एच मैक्सिमम। तीनों का ट्रिक क्या है याद करने का, टाटा रतन हार्ड वर्किंग, टाटा रतन हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट को याद करने का फॉर्मूला सेम टू यू जी, टू यू साइन थीटा, सेम टू यू जी, सेम टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यही फॉर्मूला रखना है बेस में और बाकी फॉर्मूलेज बनाने हैं। कैसे बनाओगे, इसकी पोजीशन क्या है 2, इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 3। 2 है मतलब ये 2 2 पे जाएगा, 2 क्या करेगा 2 टर्म्स पे जाएगा। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, r इज इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसकी पोजीशन क्या है 3, मतलब 2 तीनों के आगे जाएगा, क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होगा 2g, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने कर लिया। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी याद कर लो, क्या है वो, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, याद कर लो, ठीक। उसके बाद अगर क्या होगा, और एक भी इक्वेशन है वो भी याद करो, एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो उसको, ठीक। चलो उसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट होगा, मतलब एक बिल्डिंग पे चढ़ के एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, ऐसा है हॉरिजॉन्टल अगर प्रोजेक्टाइल होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। और एंगल एट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी का किसी भी इंस्टेंट पे एंगल क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ gt बाई u। की पॉइंट रीड कर लेना, सिनॉप्सिस करा दिया मैंने, न्यूमेरिकल्स अगले सेशन में, ठीक है। चलो पैक कर लो, जाओ।